व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए नॉवेल्स की दुनिया। तो आज हमारे नॉवेल्स की है किस्त नंबर 9। नॉवल है हमारा किस्मत से हारी मैं, अजय कलम बलूचा साफ़ी। तो आइए अपने नॉवेल्स को शुरू करते हैं। मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई थी। वो सारा दिन बेमकसद कमरे में बालकोनी में बैठी बाहर देखती रहती थी। कुकिंग से भी उसका दिल अछाट हो गया था। उसके सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें शीशे की मैंने चूर चूर हो गए थे। उसने अपनी किस्मत के आगे हार मान ली थी। कुदरती निज़ाम के साथ चल रही थी। राणा साहब आईने के सामने खड़े अपनी टाई दुरुस्त कर रहे थे और क्यों खामोशी से बैटर बना रही थी। मेरे ऑफिस के कारकुनान ने कल हमारे लिए पार्टी रखी है, उन्होंने बाल ब्रश करते हुए इतला दी। मुझे बिजनेस पार्टीज में जाने का कोई शौक नहीं है, उसने बेडशीट तय करते हुए कहा। कोई बिजनेस पार्टी होती तो मैं भी ना ले जाता, पर हमारी शादी की मुनासबत की रिसेप्शन पार्टी दी है, इसीलिए तुम्हें साथ चलना है, उन्होंने घड़ी पहनते हुए कहा और ऑफिस के लिए निकल गए। किरण ने बेदिली से वही खड़ी रही। उसका बात करते हुए वो भी हाँ ना अच्छा करके जवाब देती। 2 दिन पहले चची उससे मिलने आई थी, तो वो तबीयत ठीक नहीं है का बहाना करके सोने की अदाकारी करती रही और नगार बेगम से मिलने नहीं आई। उसके दिल का जख्म अभी भी ताज़ा था। वो नगार बेगम से मिलने से गुरेज कर रही थी। पार्टी शहर के सबसे मुनफरद हाल में मुनक्किद की गई। एक से बढ़कर एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत तशरीफ फरमा थे। बिजनेस से मुंसलिक अफराद से लेकर मीडिया के अहलकार तक सब इस आला किस्म की पार्टी में शामिल थे। हॉल में हल्का म्यूजिक लगा था और यहाँ वहाँ टहलते मेहमान खुशगपी में मसरूफ मशरूबात से सरशार हो रहे थे। राणा साहब ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट में मलबूस थे और उनसे मैचिंग करने के लिए किरण ने सिल्वर कलर का गाउन जेबतन किया हुआ था और डायमंड का सेट उसकी जीनत को बढ़ा रहा था। राणा साहब के बाजू को थामे वो बेहद नज़ाकत से बावकार मारूफ बिजनेसमैन की बीवी का किरदार निभा रही थी। राणा साहब हाल में मौजूद मेहमानों से मिलकर उनका तारुफ कराते और फिर उनको मुस्कुराते हुए सर को कम देकर हाय हेलो करती आगे चले जाती। पीछे मंजर में हल्का म्यूजिक भी चल रहा था, जिससे माहौल खुशगवार बन गया था। उनकी जोड़ी को फूलों के गुलदस्ते और महंगे तारीफ से नवाजा गया। कुछ नौजवान कारकुनों ने आपस में तबसरे भी किए। शाम पर रौनक रमादमा थी। हेलो मिसेस राणा, वेलकम, कैसी हैं आप। एक अनजान आवाज पर वो पलटी। सामने से सोते महबूस आदमी उनकी जानिब आया। उसने उनका तारुफ जानने के लिए रुख मोड़कर राणा साहब को देखा तो वो तने हुए अजाब से उस आदमी को देख रहे थे और अपना गुस्सा में काबू रखने के लिए जबड़ा सख्त कर लिया था। वो कहा, मोहन राणा, मेरा तारुफ नहीं करवाएंगे। इस ने तंज़ी अंदाज में राणा मुबशर को देखते हुए कहा। राणा मुबशर इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए तंज़ो मज़ाक का असर ना लेते हुए सपाट अंदाज में खड़े रहे। ये महमूद शाहिद है, मेरे बहुत पुराने हम मुनसब, इन्होंने सर्द मेहरी से इन साहब का तारुफ करवाया। किरण ने अपने मखसूस अंदाज में उनसे हाय कहा। क्या यार राणा, पूरा तारुफ करवाओ, भाभी जी से क्या शर्माना। महमूद शाहिद ने आगे बढ़कर राणा साहब को कंधा थपथपाया। राणा साहब ने जब्त करते हुए उसका हाथ परे हटाया। सिर्फ हम मुनसब ही नहीं, राणा का बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। क्यों राणा साहब, उन्होंने इस तख्जिया अंदाज में कहा। राणा साहब उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए किरण का बाजू थाम कर आगे बढ़े, लेकिन महमूद शाहिद उनके आगे आ गए। भाई राणा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारी शादी का जानकर। बहुत वक्त लगा दिया तुमने बीला की यादों से निकलने में। किरण उनके मुंह से बीला का नाम सुनकर चौंक गई और बारी बारी इन दोनों मर्दों की तरफ देखा। ओह आई एम सॉरी, कहीं मैंने तुम्हारा कोई राज अफशा तो नहीं कर दिया। क्या तुमने भाभी को बीला जी के बारे में नहीं बताया। किरण संजीदा हो गया। राणा साहब इज़्तिराब में पड़ गए। इनसे अब जब्त करना मुश्किल हो रहा था। वो आगे को हुए और महमूद को बाजू से जकड़ लिया। महमूद साहब, अब मेरे नए बिजनेस पार्टनर से मिले आए, मैं आपको मिलवाता हूँ। राणा साहब ने महमूद के बाजू का दबोचे हुए मुस्कुरा कर किरण से माजरत किया और उनको घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। और इस तरह महमूद को अपने साथ लिए हाथ में बाहर आ गया। रेस्ट रूम में दाखिल हुए। दरवाज़ा बंद करते ही राणा साहब ने महमूद को पर धकेला। तुम यहाँ कैसे आए, किसने अंदर आने दिया तुम्हें। राणा साहब ने तैश में आकर कराते हुए कहा। महमूद शाह सीधे हुए और कोट की शक्ल दुरुस्त की। क्यों डर गए, अपनी नई बीवी के सामने फूल खिलने का डर लग रहा है, उसने हमदर्दाना अंदाज में कहा। राणा साहब करीब होकर महमूद का गिरेबान पकड़ लिया। राणा मुबशर किसी से नहीं डरता, समझे।
और तुम बिना दावतनामा के अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी उन्होंने चलाते हुए ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी को आवाज दी। कोई फायदा नहीं है मेरी कंपनी की सिक्योरिटी का, मुझे कुछ नहीं कहेगी। महमूद ने राना मुबशर के हाथ झड़कते हुए बुलंद आवाज में कहा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो राना, मुझे तुम्हारे चेहरे पर जवाब के आसार नजर आ रहे हैं। यही लड़की तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगी। तुम्हारा ये रेबो दबदबा कुछ वक्त का साथी है। उन्होंने उंगली उठाकर तनबीह करते हुए किरण के बारे में तबसरा करते हुए कहा, राना मुबशर को खत्म करना इतना आसान नहीं है। पिछले 10 सालों की तरह अपनी खुश फहमी पालते रहो महमूद, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। राणा साहब ने कोट हटाकर कमर में फंसाई हुई पिस्टल निकाली और महमूद शाहिद पर तान ली। एक और लफ्ज कहा तो सर की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर ताड़ दूंगा। पिस्टल का लॉक खुला था। राणा साहब सारे हदें पार करने पर तुल गए इतने करीब से। अगर वो इसे शूट करते तो यकीनन उसकी मौत वाकई होती। फुर्सत चुप हो गए। उनके निकलने के बाद राणा साहब ने लंबी सांसें लेते हुए गुनगुनाहट करने लगे। पिस्टल वापस कोट के नीचे कमर में आड़ी और आईने में अपना अक्स देखा। माजी की तलख यादें उनकी आंखों में लहराई। उनके दिल में दफनाए जख्मों को महमूद शाहिद ने ताज़ा कर दिया था। मुबशर अपनी ऊंचाई की बुलंदियों को छू रहा था जब वो इस 3 रोज़ा सेमिनार के दौरान उसकी बीला शम्स से मुलाकात हुई थी। मुबशर जवानी के अरूज पर था और वो 34 साल जवान बिजनेसमैन जिस पर हर लड़के की नजरें थी। उसने सेमिनार में अगर मुबशर ज्यादा सरमायाकारों को अपने साथ काम करने के लिए राग़िब कर पाता तो वो कामयाबी की एक और सीढ़ी चढ़ता। 27 साल बीला इस दौरान सेमिनार के प्रोग्राम में मैनेजर थी और साथ साथ अपने वालिद शम्स डार की कंपनी की भी रहनुमाई करती थी। हाय बिला शम्स, उसने अपना तारुफ बताते हुए मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। इस तरह उसका राणा साहब से ताल्लुक बढ़ गया। राना मुबशर ने उसे अपना हाथ मिलाते हुए कहा। बीला को ताज्जुब हुआ। उसने पूरा नाम जानने के लिए उसका नाम दोहराया। सिर्फ मुबशर, मेरा ये मुकाम मैंने खुद हासिल किया है, इसलिए नाम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है मुझे। मुबशर ने अभी भी बीला का हाथ पकड़ा हुआ था। आप खुद मुख्तार अच्छी लगी मुझे, बीला ने सराहते हुए कहा। और मुझे तो मुबशर ने सर पैर बीला की दिलकशी से देखा। बीला मुबशर का मतलब समझ गई और अपना हाथ छुड़ा गई। ओके, मुझे कहीं जाना है, बाय, उसने आबरू झुकाकर कहा और आगे बढ़ गई। मुबशर ने झिझकते हुए उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुबारक हो मुबशर, अगर आपकी डील हो गई हो। बीला ने इसे मुसाफे करते हुए मुबारकबाद पेश की। थैंक यू। वैसे तुम आज शाम क्या कर रही हैं? मुबशर ने शुक्रिया अदा करते हुए उसके कान में सरगोशी की। मैं क्यों पूछ रहे हो? बीला अपनी मुस्कुराहट दबाए हुए कहा। हम वैसे ही बस एक खूबसूरत लड़के के साथ काफी पीने का दिल कर रहा था। मुबशर ने दिल फरेबी से उसकी आंखों में देखकर कहा। उसकी ऑफर पर बीला खुलकर मुस्कुराई और महफूज होते हुए मिलने के लिए तैयार हो गई। रूहान इन दिनों अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने अमेरिका गया हुआ था और उसी ने उनके वालिद की राना नज़ीर के इंतकाल की इत्तला दी थी। इस वक्त मुबशर और बीला पार्क में बैठे थे। तुम्हें भी जाना चाहिए मुबशर, आखिर वो तुम्हारे बाबा थे। बीला ने मुबशर के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा। मुबशर बाप के इंतकाल का सुनकर अफसरदा जरूर हुआ था, लेकिन जज्बात काबू हो गए थे। मुबशर, वालिदैन ऐसे ही होते हैं। तुम्हें उनकी डांट को या थोड़ी बहुत मार को इतना माइंड नहीं करना चाहिए। वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और रही बात हमारे पेरेंट्स की डाइवोर्स की, तो वो कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जिससे मियाँ बीवी के लिए साथ रहना तकलीफ का बन जाता है। इस वक्त तो मुबशर ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। अगले दिन रूहान के रिक्वेस्ट पर वो अमेरिका चला गया अपने बाबा राना नज़ीर के आखिरी रसूमात में शिरकत करने। एयरपोर्ट पर रूहान लेने आया। अपने बचपन के घर पहुंचकर इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने अपने वालिदैन के झगड़े, उनका हर वक्त तसादम, फिर माँ की तलाक और उसका रूहान के एक दूसरे से दूर हो जाना बहुत महसूस होता था। इन्हीं दिनों पाकिस्तान में मुबशर और बीला की बढ़ती मुलाकातें खबरों की सुर्खियां भी बनी हुई थीं। जैसे वो दोनों नज़रअंदाज कर गए, लेकिन बीला के पापा शम्स डार से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बीला का रिश्ता अपने भतीजे महमूद शाहिद से तय कर दिया।
महमूद शाहिद बचपन से ही अपने कज़न बिला शम्स को पसंद करता था। उस दिन छुट्टी का दिन था। मुबशर और बिला कैलिफोर्निया के साहिल पर चहलकदमी कर रहे थे। मुबशर हाथ बीच बांधे समंदर को देखते हुए कदम बढ़ा रहा था और बिला उसका हाथ पकड़े उसके कंधे पर सर टिकाया हुआ था। मुबशर चलते चलते रुक गया। उसने बिला का हाथ छोड़ा और उसका सर अपने कंधे से हटा दिया। पर अब तो मसला हल हो गया, तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, उसने सपाट अंदाज में कहा। मुबशर मजाज खुशगवार बनाया और मुस्कुरा कर कह दिया, कल शाम को आता हूँ, अंकल से तुम्हारा हाथ मांगने। उसने बिला के चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाते हुए कहा। बिला की खुशी औचक उठी। वादे के मुताबिक अगली शाम मुबशर बिला के घर मौजूद था। बिला अपनी बहन भाइयों की सबसे बड़ी थी और उसके पापा शमस्टर उसके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। रेहान भाई की शादी में शरीक होने के 2 हफ्तों की तहरीत लेकर आ गया और आखिरकार राना मुबशर का रिश्ता भी तय हो गया। सारे रस्मात धूमधाम से मनाए गए। शादी के वक्त मुबशर एक सफेद पोश इलाके में क़याम पजीर था। बिला के तो जैसे सारे अरमान पूरे हो गए थे। अब वो हाउसवाइफ बन गई थी क्योंकि मुबशर की शर्त थी कि बिला शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। शमसदार ने औलाद के दरमियान इख्तिलाफात से महफूज रहने के लिए अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद के हिस्से अलग करके उनके स्पुर्द कर दिए। वो इन दिनों इस सब्ज़ाज़ार के बीच बनाए इस सफ़ेद मरमर के बंगले के सामने खड़े थे। मुलाजिम हाथ बांधे सर झुकाए उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कैसा लगा हमारा नया घर? मुबशर ने सर ऊंचा करके इस इमारत पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है, मेरे ख्वाब से भी ज़्यादा हसीन। मुबशर, तुम्हें पाकर मुझे दुनिया की सारी नेमतें मिल गईं। मैंने तो सिर्फ ईंट पत्थर से इमारत बना कर दिया है, अब इसे सजाना, इसकी ज़िंदगी डालना तुम्हारा काम है। राना मुबशर ने मुस्कुराते हुए तनबीह की। बिला ने मशकूर होते हुए सर हिलाया और कमरों का जायजा लेने बढ़ गई। 2 से 3 माह बिला ने डाइनर्स की मदद से घर को महल की तरह सजा दिया। सारे फर्नीचर, पर्दे, किचन से लेकर बागीचों की सजावट, सब कुछ बिला ने अपनी पसंद का करवाया। आए दिन मैं किसी न किसी की वजह से बहस हो जाती उनके झगड़ों में। इस दिन शिद्दत पकड़ी जिस दिन राना मुबशर ने बिला को सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और बिला लड़खड़ाकर ज़मीन बोस हो गई। मुझसे ज़बान लड़ाने की कभी हिम्मत मत करना, बीवी हो तो बीवी बनकर रहो, सर पर चढ़ने की कोशिश मत करो, उन्होंने कराते हुए बिला को कहा। बिला ने कहा, क्या सिर्फ मुझसे शादी करके नाम बनाना उसकी नीयत थी? क्या सिर्फ मेरे दौलत पर हड़पना उसका मकसद? ये सब मिल गया तो मुबशर के लिए कूड़े की ढेर की मानद रह गई। महमूद शाहिद को बिला के इनकार से बहुत दुख हुआ था। इसकी खुशियों के लिए अपने जज्बात अपना दिए थे। महमूद और राना मुबशर इस दौरान हम मुनसब थे और अक्सर बिजनेसमैन मीटिंग में उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। आज 6 महीने बाद बिला की महमूद से बात हो रही कि कैसे हो महमूद, घर पर सब कैसे हैं? इतने लंबे अरसे के बाद कॉल किया है। बिला ने कुछ देरी से बात का आगाज़ किया। मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। तुम तो शादी के बाद पराई हो गई हो, कभी चक्कर भी नहीं लगाती, महमूद ने जहली खुफगी से कहा। बिला का दिल भर आने लगा। जिसका खौफ था महमूद ने वही सवाल पूछ लिया। हाँ, मुबशर के साथ बहुत खुश हूँ, मुझसे बेहद प्यार करते हैं। चलो शुक्र है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हल्का फुल्का सा सुकून हो गया। इस दिन वह सुबह अपने घर को मिस कर रही थी। राना मुबशर को कॉल करके अपने घर चक्कर लगाने की इजाज़त ली। बिला ने नीले रंग का लंबा कामदार फ्रॉक पहना और बालों का जोड़ा बनाया। अपनी तैयारी मुकम्मल करके वो कमरे के बाहर आ गई। उसने महमूद साहब को कॉल की लेकिन वो मसरूफ़ थे और उन्होंने दोबारा कहा कि मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, वो तुम्हें रिसीव कर लेगा। और इसके बाद उन्होंने फीका मुस्कराया। मैं तो कॉल कर रही थी, पर महमूद ने कहा वो छोड़ आएंगे और इसी बहाने वो मेरा ड्रीम हाउस भी देख लेंगे और आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। बिला ने खुशगवार नरम मिजाजी से कहा। महमूद, तुम बैठो, मैं चाय का बोल के आती हूँ, उसने महमूद को मुखातिब करते हुए कहा। बैठ जा। महमूद पहली बार आया, चाय पीकर जना। राना साहब ने चढ़कर इस्तखरिया मुस्कुराकर कहा। बिला ने चाय पिलाकर वापस लॉन्ज में आई और वह तीनों सोफे पर बैठ गए। महमूद को तो रुखसत करने बिला दरवाजे तक आई और राना मुबशर वहीं खड़ा रह गया। जब बिला मुड़कर वापस लॉन्ज में आई तो राना मुबशर ने उसे मुखातिब किया। बहुत अच्छा दोस्तों, तुम दोनों पर अफसोस के बीच में मैं आ गया है ना? इसने
مسابقت سے کہا۔ بیلا چینج کرنے کمرے میں جا رہی تھی۔ رانا بشر مخاطب کرنے پر رکی اور تعجب سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیلا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب اچھی خاصی تم دونوں کی شادی ہونے والی تھی، تم دونوں کی لو اسٹوری خراب کر دی۔ انہوں نے سرد مہری سے ابرو جھکا کر کہا۔ ہاں، میں تو دیکھ رہا ہوں، اتنا کھل کر تم بھی میرے ساتھ بھی نہیں ہنسی۔ انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا، مجھے اپنے کردار کے بارے میں کوئی سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا دل صاف کرو مبشر۔ بیلا نے یہ کہتے ہوئے مڑنے لگی۔ رانا مبشر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے قریب کھینچا۔ مجھے ہم اتنے ہی پسند آئے تھے، تم مجھے اس کے ساتھ نہ دیکھو، انہوں نے دانت پیستے ہوئے تیش میں کہا، اور بیلا کو پرے دکھیلا اور ڈگمگا کر گرنے لگی، لیکن تیزی سے ٹیبل پر ہاتھ جما لیے۔ خوف سے اس کی سانس سے رکنے لگی۔ رانا مبشر لمبے لمبے دگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیلا نے بھیگی آنکھوں سے انہیں جاتے دیکھا اور وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تھا ہماری آج کا قسط نمبر 8۔ نیکسٹ قسط کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، فالو اور شیئر کر لیں۔